राजधानी पटना में एक मकान से दो लोगों ने दिन दहाड़े एक बाइक चोरी कर ली, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बाइक पर सवार दो लोग मकान के पास पहुंचते दिखाई दिए। वहां पहुंचने के बाद दोनों ने पहले आसपास के इलाके का मुआयना किया और फिर मकान के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों मकान से एक बाइक लेकर बाहर निकले और फिर बड़े ही आराम से उसे लेकर फरार भी हो गए। मामले की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बंगाल में अमित शाह ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की और ममता बनर्जी को घेरा। बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और अमित शाह ने एक दिन में कई रैलियां की, जिनमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। बंगाल के रानीबांध की चुनावी सभा में भी अमित शाह की बात सुनने के लिए भीड़ उमड़ी। इन लोगों के सामने उन्होंने ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट का जिक्र किया और राज्य में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया। आपको आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। अमित शाह की झारग्राम की रैली में भी उन्हें सुनने के लिए अच्छे खासे लोग पहुंचे, लेकिन हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से अमित शाह ही वहां नहीं पहुंच पाए और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिरसा मुंडा सम्मान रथ यात्रा को रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से झारग्राम नहीं पहुंचे। अर्जुन मुंडा इस बिरसा मुंडा सम्मान रथ यात्रा को झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं। हालांकि बाद में अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से लोगों को संबोधित किया और उनसे वादा किया कि वो जल्द वहां पहुंचेंगे। चुनाव का प्रचार समाप्त होने के पहले आपके दर्शन करने के लिए मैं वहां पर जरूर आऊंगा। माना जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में जीत के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों पर खास ध्यान दे रही है और इसीलिए झारग्राम और बांकुड़ा जैसे इलाकों की जिम्मेदारी झारखंड के नेताओं को सौंपी गई। यूपी के संभल में पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ एक अपराधी की संपत्ति को कुर्क कर दिया। पुलिस ने बताया कि रेहान नाम के अपराधी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उसकी 3 मंजिला इमारत को सील करने से पहले पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए उस पर चल रहे मुकदमों की जानकारी लोगों को दी। संभल कोतवाली के में 8 मुकदमे दर्ज हैं। संभल के डीएम के आदेश पर कार्रवाई करने पहुंचे पुलिस वाले ढोल बाजे वालों को भी अपने साथ लेकर गए, जिनके जरिए इलाके के लोगों को पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मिली। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी रेहान के 3 मंजिला मकान को सील कर दिया, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई। आईएसआईएस मॉड्यूल केस में एनआईए की टीम ने देश के कई शहरों में छापेमारी की। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल के खिलाफ राजधानी दिल्ली समेत देश के 7 शहरों में छापा मारा। जिन शहरों में यह कार्रवाई हुई वो सभी शहर दिल्ली, केरल और कर्नाटक के हैं, जिनमें दिल्ली का जाफराबाद, केरल का कोच्चि और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शामिल है। इस पूरी कार्रवाई में एनआईए ने 4 महिलाओं को हिरासत में भी लिया, जिन पर आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप है। खबर है कि आईएसआईएस देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं को तैयार कर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में। 4 महिलाओं को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। ये महिलाएं कहां से हिरासत में ली गई हैं, अभी तक इस बारे में पूरी जानकारी कोई भी नहीं देना चाहता। हिमाचल प्रदेश के ऊना से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक शराब कारोबारी के दफ्तर में हथियारों के दम पर 4 बदमाशों ने लूट की। आरोप है कि वो चारों वहां से 9 लाख रुपए लूट कर ले गए और इस वारदात के दौरान उनमें 2 बदमाशों ने शराब कारोबारी को दफ्तर के मेन गेट पर ही रोक लिया। उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की और पिस्टल दिखाकर उन्हें अंदर ले गए, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बीच दफ्तर में कैश की गिनती कर रहे कर्मचारियों को डरा धमकाकर बाकी 2 बदमाशों ने काउंटर पर रखी रकम को अपने बैग में रख लिया। 2 आदमी नीचे मेरी वेट कर रहे थे, 2 आदमी ऊपर जहां हमारा कैश आता वहां पे पहले पहुंचे हुए थे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो जब दफ्तर से बाहर निकले तो शराब कारोबारी के ड्राइवर ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। ऐसे में एक बदमाश ने उसे धक्का मारा, जबकि दूसरे ने बीच सड़क पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वो वहां से भाग निकली। पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया है और अभी हम तफ्तीश यानी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस गाड़ी से चारों बदमाश वहां पहुंचे थे, उस गाड़ी की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के डिब्रूगढ़ में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। शिवराज ने राहुल की तुलना जिन्ना से करते हुए कहा कि राहुल भी अब जिन्ना के रास्ते पर चल पड़े हैं। राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते पे नहीं चल रहे, राहुल गांधी देश को बांटने के जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्ना के रास्ते पर। अरे असम का भला कर सकते हैं क्या ऐसी कांग्रेस?
बदरुद्दीन अजमली तुम्हें मिला, अरे गुलाम नबी आजाद नहीं मिला, आजाद नहीं, आनंद शर्मा नहीं, इनको तो अजमल चाहिए, अजमल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी टीचर और कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के रवैये की वजह से उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा, जिसके विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी टीचर और दूसरे कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास मौजूद वीसी के दफ्तर से सीएम आवास तक एक मार्च निकाला। तमाम जो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हैं वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि पिछले कई महीनों से इन्हें सैलरी नहीं मिली है। बैनर और तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारे भी लगाए। इस दौरान कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार पर कॉलेजों को मिलने वाले फंड में कटौती का आरोप लगाया। 4 महीने से यहाँ के शिक्षकों को और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी। वेतन नहीं मिलने से ये लोग पिछले कई महीनों से हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार की ओर से भरोसा दिया गया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 दिनों से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जवानों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें जैश कमांडर सज्जाद अफगानी भी शामिल है। खबर है कि वहां कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। नोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और सवाल पूछा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि नोटा पर दाखिल एक याचिका में कहा गया कि अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा को पड़ते हैं, यानी कि लोग किसी उम्मीदवार को नहीं चुनते, तो वहां चुनाव रद्द होना चाहिए और लोगों के वोट का सम्मान होना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि ऐसी सीट पर फिर से चुनाव हो सकता है और नए उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि अगर किसी सीट पर ज्यादातर लोग नोटा का बटन दबाते हैं तो क्या वहां चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि नोटा का चुनाव में कितना महत्व होगा और वो याचिका के हक में फैसला देती है तो चुनाव सुधार में ये एक बड़ा कदम हो सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के कई बड़े नेता बंगाल के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बांकुड़ा के विष्णुपुर में सुबह करीब 11:30 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वो एक बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जेपी नड्डा कोतुलपुर में दोपहर 3 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। इसी तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली सुबह 11 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में होगी। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे बांकुड़ा जिले के रायपुर में और दोपहर 3 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा में चुनावी जनसभा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिम मेदिनीपुर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांकुड़ा में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू होता दिख रहा है। कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च तक फिर सख्ती बढ़ा दी है। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शादी समारोह में 50 लोग, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी दफ्तरों में एक बार फिर काम करने वालों की संख्या को 50% तक करने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 15,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हुई है। वहीं अकेले मुंबई में ही 24 घंटे में 1700 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर एक बार फिर से बैन लगा दिया है। मुंबई में कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे के बीच लोगों की लापरवाही को देखते हुए वहां के नगर निगम बीएमसी को फिर लॉकडाउन लगाने तक की चेतावनी देनी पड़ी। महाराष्ट्र के कई शहरों के अलावा मुंबई में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा, लेकिन इसके बाद भी वहां के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने तो हैरान कर दिया। मंडी में लोगों की खचाखच भीड़ दिखी। आलम यह था कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसके बाद भी वहां मौजूद लोग इतने लापरवाह दिखे कि उन्होंने कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे पर सावधानी बरतना तक जरूरी नहीं समझा। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियां उड़ाई ही गईं। किसी ने मास्क पहनने तक की जहमत नहीं उठाई। दादर की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन तो बिल्कुल नहीं होता। लोगों की बढ़ती लापरवाही को देखते हुए बीएमसी की मेयर ने मुंबई में दोबारा लॉकडाउन लगाने की चेतावनी दी।
लोग नहीं समझते तो बंद होना चाहिए, क्योंकि इनके लापरवाही से दूसरे लोग बाधित हो रहे। मुंबई में फिर रोजाना कोरोना के 300 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं, यानी खतरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा केंद्र सरकार भी सतर्क है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ 17 मार्च को दोपहर 12:30 बजे बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना के बढ़ते खतरे और वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा होगी। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं, और जिन राज्यों में आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं उनकी लिस्ट में दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा भी शामिल है। संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें तक बदल दी। पंजाब में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल के बजाय 4 मई से 24 मई तक होंगी, जबकि अहमदाबाद के कई इलाकों में रात 10 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून और कमर्शियल दफ्तर बंद रखने का आदेश नगर निगम ने जारी कर दिया। तो वहीं मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ICMR ने तो यहां तक कह दिया कि अगर लोग लापरवाही बरतना नहीं छोड़ेंगे तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। पालन नहीं करते हैं तो ये आंकड़ा फिर बढ़ता जाएगा। तो पहले चरण जो एपिडेमिक का था उधर उसी टाइम, वो ऐसे एक स्थिति फिर आने का चांस है, लेकिन हम उसको आने दें या अभी हम उसको रोक ले, ये हमारा हाथ में है। संक्रमित व्यक्ति तो है इंडिया में, और वो आजू बाजू इर्द गिर्द में आ जाते हैं तो संक्रमण फैलेगा जरूर। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जाने वाले अगले 3 T20 मुकाबले अब बिना दर्शकों के होंगे। 16 मार्च, 18 मार्च और 20 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबलों के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शक मौजूद नहीं होंगे। वहीं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन ने मैच का टिकट ले चुके दर्शकों का पैसा वापस लौटाने का फैसला किया है। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और आगामी 16 तारीख को, 18 तारीख को और 20 तारीख को जो मैच खेले जाने रही है वो बिना प्रेक्षकों के ही खेले जाएगी। एक तरफ खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए जारी किए गए राजस्थान सरकार के आदेश को जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे पर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सरकार का आदेश है कि देश के जिन 6 राज्यों में कोरोना के मरीज फिर तेजी से बढ़े हैं, वहां से आने वाले लोगों को नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही राज्य में एंट्री दी जाएगी। इसके बावजूद शहर के इस बस अड्डे पर कोरोना रिपोर्ट की जांच के लिए कोई इंतजाम नहीं दी। चेक करने वाला नहीं है कोई भी कि कोरोना रिपोर्ट है या नहीं है 72 घंटे पहले की। हरियाणा के रेवाड़ी से जयपुर पहुंचे एक मुसाफिर ने भी बताया कि किसी ने उसकी कोरोना रिपोर्ट नहीं देखी। बीच में चेक कर रहा है कि उनके पास कोरोना रिपोर्ट है या नहीं है। नहीं, कोई नहीं चेक कर रहा। वहां जो लोग पहुंचे उनमें कुछ ने मास्क लगाने तक की जहमत नहीं उठाई। किसी ने मास्क पहनने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की, तो कुछ लोगों के पास इस पर बहाने तैयार मिले। तकलीफ होती है तो मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ता है। फोन पे बात कर रहे थे भाई साहब। बस अड्डे पर कई ऐसे बुजुर्ग भी मिले जिन्होंने कोरोना नियमों की अनदेखी की। दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में जगह बना ली। उसने बांग्लादेश लेजेंड्स को 10 विकेट से हराकर अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं इस हार के बाद बांग्लादेश लेजेंड्स की टीम इस सीरीज से बाहर हो गई। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 के मुकाबले में सोमवार को साउथ अफ्रीका लीजेंड ने बांग्लादेश लीजेंड को 10 विकेट से हरा दिया। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के बीच 114 रन की उसे पार किया इन दोनों ने। बांग्लादेश लीजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 160 रन बनाए। जवाब में 161 रनों का पीछा करने मैदान में उतरे साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एंड्री मुटिक और मोर्ने वान वीक की नाबाद पारी ने बड़ी आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसी के साथ साउथ अफ्रीका लीजेंड 6 मैच में से 4 जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। हालांकि पिछले मैच के मुकाबले बांग्लादेश की बैटिंग लाइन में सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन साउथ अफ्रीका की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी के आगे बांग्लादेश की खिलाड़ी टिक नहीं पाए और मैच साउथ अफ्रीका के झोली में जा गिरा। हालांकि टीम बांग्लादेश इससे पहले 4 मैच हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन सोमवार को
बांग्लादेश की टीम अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए मैदान में डटी रही, लेकिन टीम अपने इरादे में ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाई। इसी के साथ बांग्लादेश की टीम इस सीरीज से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। मैच के आखिर में जरूर कुछ पल के लिए मुकाबला थोड़ा रोचक हो गया था। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा सत्र को लेकर आज फैसला होना है। विधानसभा में 4 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 मार्शल और 1 कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद विधानसभा का सत्र खत्म करने की मांग हो रही है, जिस पर आज फैसला होना है। इस बीच भोपाल में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। 2 दिनों से कोरोना के मामले 200 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। गुजरात में वैक्सीन लगाने के अभियान में गड़बड़ी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। कुछ ऐसे लोगों को टीका लगाने का सर्टिफिकेट जारी किया गया जो कभी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे ही नहीं, लेकिन उन्होंने शिकायत की है कि सेंटर पहुंचे बिना ही उन्हें सर्टिफिकेट जारी हो गया। सर्टिफिकेट में व्यक्ति का नाम और उसके पहचान पत्र की जानकारी भी दर्ज की गई और वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर का नाम भी लिख दिया गया। इंजेक्शन लगाने से पहले सर्टिफिकेट जनरेट हो गया कि सफलतापूर्वक इंजेक्शन लगा दिया गया है। टीका लगवाए बिना ही सर्टिफिकेट बनने के बाद लोग शिकायत करने सूरत नगर निगम भी पहुंच गए, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को साथ में रह के इसकी जांच की जाएगी। जांच के रिपोर्ट के आधार पे आगे कार्यवाही की जाएगी। गड़बड़ी का शिकार हुए लोगों ने मोबाइल ऐप के जरिए वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन वैक्सीन लगवाने के दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी आरिस खान को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। और 2008 के बटला एनकाउंटर केस में पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिस खान को फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर माना कि आरिस खान ही वो शख्स है जिसने शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली मारी थी। कोर्ट के फैसले पर शहीद इंस्पेक्टर के परिवार ने भी खुशी जताई और उनकी पत्नी ने इसे इंसाफ की जीत बताया। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उसी रूप में हमारी न्यायपालिका है। देर हुई लेकिन मेरे साथ उन्होंने अंधेर नहीं किया। आरिस खान 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मास्टरमाइंड था। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद वो नेपाल भाग गया था, जिसे 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बड़ी उपलब्धि है दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशल सेल के लिए, सभी ऐसी एजेंसीज जो टेरर पे काम कर रही है उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान आरिस खान और शहजाद भाग गए थे, जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। जबकि मोहम्मद सैफ को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी। बटला हाउस एनकाउंटर केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए आतंकी आरिस खान को फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही अदालत ने आरिस पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें 10 लाख रुपए मुठभेड़ में शहीद दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को मिलेंगे। दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिस खान नेपाल भाग गया था, लेकिन स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में उसे गिरफ्तार कर लिया था। आजमगढ़ का रहने वाला आरिस खान उर्फ जुनैद बम बनाने में माहिर था। कोर्ट ने सारी दलीलों को देखते हुए इसकी ग्रेविटी को अप्रिशिएट किया और इस नतीजे पहुंची कोर्ट की इसको फांसी सजा दी जाए। बटला हाउस केस में कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले नेताओं को निशाने पर लेते हुए उनसे माफी की मांग की। सोनिया जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने पुलिस के कार्रवाई पर ही सवाल या निशान उठाए थे। मांग करते हैं कि उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी विधायक करिंदा सिंह को कृषि सुधार कानूनों से नाराज किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। वो अपने विधानसभा क्षेत्र गोवर्धन में आयोजित एक चौपाल कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने जा रहे थे, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही इलाके के कुछ किसानों ने उनका काफिला बीच रास्ते में ही रोक लिया और नारेबाजी करने लगे। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे 2 किसान तो बीच सड़क पर लेट गए। उन्होंने विधायक करिंदा सिंह के काफिले को वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। किसी भी भाजपा कार्यकर्ता का, किसी भी भाजपा पदाधिकारी का, किसी भी भाजपा जनप्रतिनिधि का गांव में आना निषेध है। काफिले में शामिल पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर रास्ता खाली करवाने की काफी कोशिश की, लेकिन सब बेअसर रहा। आखिरकार किसानों के विरोध को देखते हुए बीजेपी विधायक को वहां से लौटना पड़ा।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस ने हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने कारखाने पर छापेमारी कर वहां काम करने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा फैक्ट्री से आधे बने हुए कई पिस्तौल, गोलियां और हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बस को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। धमाके की वजह से आसपास की कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 8 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से सोने चांदी के जेवर, पैसे और ताला तोड़ने वाले औजार मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीच सड़क पर पति और पत्नी के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पत्नी का आरोप है कि उसके पति का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है, जबकि पति का कहना है कि उनका तलाक होने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में कार में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचते, कार जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। म्यांमार में सत्ता की सनक में सितम ढा रही सेना दिन ब दिन बर्बरता के नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। एक दिन पहले वहां के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल ने ऐसी खूनी होली खेली कि एक ही दिन में लोकतंत्र मांग रहे करीब 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और यमराज बनी सेना की क्रूरता की गवाही देता है खौफनाक वीडियो म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन से सामने आया, जहां एक दिन पहले सबसे ज्यादा 34 लोगों की मौत हो। ताकत के नशे में चूर पुलिस ने रात के अंधेरे में गोलियों की अंधाधुंध बौछार कर दी, जिससे पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। नारों की जगह गोलियों की गूंजने लगी और जान बचाने के लिए प्रदर्शनकारी दौड़ पड़े। म्यांमार के इलाके बदल गए, लेकिन खून की प्यासी पुलिस के जुल्मों की तस्वीर नहीं बदली। वहां के पाकान शहर से सामने आई तस्वीरों में भी पुलिस निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अपने बल का बेजा इस्तेमाल करती नजर आई। उसने लोगों पर आंसू गैस के साथ साथ गोलियों की बौछार भी कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि गोलियों की गूंज में भी उनके नारों की आवाज नहीं दबी। म्यांमार में सेना अपने शासन का रास्ता साफ करने के लिए अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में स्नो बाइक सैलानियों की पसंद बन गई है। कश्मीर के वो इलाके हैं जो साल में करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहते हैं। इनमें गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जहां हर साल सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं। और जब से गुलमर्ग में स्नो बाइक की शुरुआत हुई, तब से उसका आनंद उठाने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है। बर्फ पर स्नो बाइक की सवारी को काफी सुरक्षित माना जाता है। गुलमर्ग पहुंचे कई लोग भी वहां स्नो बाइक का आनंद लेते नजर आए। मजा आया, बहुत ज्यादा। सोचा नहीं था कि इतना मजा आएगा। खास बात यह है कि स्नो बाइक केवल लोगों को बर्फ पर सैर करवाने के ही काम नहीं आती, बल्कि हादसे वाली उन जगहों पर भी तुरंत पहुंच सकती है जहां बर्फबारी की वजह से राहत और बचाव दल के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। गुलमर्ग में कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी रेस्क्यू हम विदिन नो टाइम में पहुंच जाते हैं। घाटी के कई लोग इस कारोबार से जुड़ चुके हैं और गुलमर्ग जैसी जगहों पर स्नो बाइक बहुत तेजी से लोगों की पसंद बन चुकी है। टूरिज्म यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है तब से, तो ये टूरिस्ट अट्रैक्टेड जो ये बाइक है। घाटी में स्नो बाइक का चलन 2012 में शुरू हुआ था। तब से ये सैलानियों को बर्फीले मैदान की सवारी भी करवा रही है और मुश्किल हालात से निपटने में भी मददगार साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत होने के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने राज्य में कई जगहों पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इसके लिए दोनों विभागों की कुछ टीमें फतेहपुर के 3 अलग अलग इलाकों में भी पहुंची और अवैध शराब बनाने वालों के ठिकानों पर छापा मारा। एक जगह तो पुलिस वालों ने प्लास्टिक के कुछ डिब्बों में मिली कई लीटर शराब को बहा दिया। बाकी 2 जगहों पर भी कुछ इसी तरह कार्रवाई की गई। पुलिस ने वहां से करीब 350 लीटर अवैध शराब बरामद की और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा जिले से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब कारोबारियों को धूल चटा दी।
वहां गंगा नदी के किनारे रेत में छिपाकर रखी गई अवैध शराब को पुलिस ने बहा दी, साथ ही उसे बनाने के लिए छिपाए गए सामान को भी नष्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कोलकाता के एक होटल में देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल में पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बताया गया कि अमित शाह असम में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली लौटने वाले थे, लेकिन अचानक वो बंगाल चले गए। इसके बाद कोलकाता में आनन फानन में बीजेपी नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई। अमेरिका में कहर ढा रहे बर्फीले तूफान की वजह से कई हाईवे बंद कर दिए गए और 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। मौसम के बिगड़े मिजाज का असर अमेरिका के कई इलाकों में देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां पिछले एक हफ्ते से भारी बर्फबारी हो रही है। सबसे बुरा हाल कोलोराडो राज्य का रहा, जहां बर्फीले तूफान के बाद शहर के शहर बर्फ से पट गए। वहां के डेनवर शहर से सामने आई तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मकान, सड़कें, गाड़ियां, हर एक चीज पर बर्फ जम गई। कई लोग गाड़ियों पर जमी बर्फ को साफ करते नजर आए, जबकि एक तस्वीर में एक गाड़ी की छत पर इतनी बर्फ इकट्ठी दिखी जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो उस बर्फ के ढेर को ढोकर कहीं ले जा रही हो। बर्फीले तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी हुई, जिनकी वजह से लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई। दिल्ली में बदमाशों ने पार्क घूमने आए एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के आजादपुर में कुछ बदमाशों ने पार्क में घूमने आए एक आदमी को गोलियों से भून दिया। घायल हालात में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस केस की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह करीब 11:30 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वो एक बैठक में शामिल होंगे, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके बाद जेपी नड्डा कोतुलपुर में दोपहर 3 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत अब 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। फिलहाल ये नियम 31 मार्च तक लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। सेना भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली, लखनऊ, कपूरथला समेत 13 शहरों के 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की और 6 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत कई दूसरे अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इन छापेमारी के दौरान सीबीआई को भर्ती घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ा दी। 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मई से 24 मई के बीच और 22 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से 24 मई के बीच होंगी। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां 2 फीट के एक लड़के ने पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शादी करवाने की गुहार लगाई। उसने बताया कि वो इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी अपने लिए लड़की ढूंढने की बात कर चुका है, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी वो अभी तक कुंवारा है, जिससे परेशान होकर वो थाने पहुंचा और वहां मौजूद पुलिस वालों से अपनी शादी जल्द से जल्द करवाने की मांग की। बहुत सारे परेशान हो, लोकाई के बगैर मुझे नींद भी नहीं आती रात को। इस बीच 26 साल के अजीम मंसूरी नाम के इस लड़के का अपने एक दोस्त की शादी में घोड़ी पर बैठकर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। थाने पहुंचे 2 फीट के इस लड़के ने पुलिस वालों को यह भी साफ किया कि उसे पत्नी कैसी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। न्यूज़ 18 को सूत्रों से उन मुद्दों की जानकारी मिली है जो बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि इस संकल्प पत्र में बीजेपी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पर लगाम लगाने का वादा कर सकती है, यानी बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों के बंगाल में दाखिल होने पर रोक लगाने का वादा किया जा सकता है। बांग्लादेशी लोगों के आने पर भी रोक लगाने का वादा किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता का अधिकार देने का वादा भी संकल्प पत्र में किया जा सकता है। बीजेपी इस संकल्प पत्र में केंद्र की आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाएं लागू करने का वादा कर सकती है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए आदिवासी स्मृति संग्रहालय बनाने का वादा भी किया जा सकता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने वाली बीजेपी राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने का वादा कर सकती है और बंगाली फिल्मों के
उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं शुरू करने का वादा किया जा सकता है। सेना भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली, लखनऊ और कपूरथला समेत 13 से ज्यादा शहरों के 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने 6 लेफ्टिनेंट कर्नल के अलावा कई दूसरे अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया। दावा किया गया है कि सीबीआई को छापेमारी के दौरान सेना भर्ती घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार फिर आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में एनसीटी एक्ट को दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के मकसद से पेश किया गया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि आम आदमी पार्टी ने इस बिल का मकसद दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाना बताया है, जिससे दिल्ली सरकार कोई भी फैसला खुद न ले पाए और हर फाइल एलजी के पास भेजनी पड़े। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ बताया, जबकि बीजेपी ने दिल्ली सरकार के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और इस बिल को केवल अधिकारों से जुड़े विवाद खत्म करने की कोशिश बताया। चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। लेकिन बीजेपी को आम आदमी पार्टी के सारे आरोप बेबुनियाद लग रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि नए कानून में विरोध करने लायक कुछ भी नहीं। केजरीवाल साहब तो केजरीवाल साहब है, कुछ भी दिल्ली के हित में भी कुछ होगा उसके लिए भी इनको हल्ला करना ही करना है। वो हल्ला किए बिना रह नहीं सकते। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूके के पीएम भारत आएंगे। ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन भारत आएंगे, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और जानकारी कि अप्रैल के अंत में उनका भारत विजिट है। तो यूके के पीएम बोरिस जॉनसन भारत आएंगे। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है और बोरिस जॉनसन का यहां पर आगमन कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण दौरा होगा। आपको याद दिला दें कि हालांकि 26 जनवरी को उनको न्योता दिया गया था भारत आने के लिए, लेकिन जिस तरह के नए कोरोना के मामले सामने आए थे यूके में, जिसके बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था और ये भी कहा था कि साल के शुरुआती 6 महीनों के अंदर वो भारत आएंगे। अब यूके प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये बयान सामने आया है कि अगले महीने के आखिर में यूके पीएम बोरिस जॉनसन भारत आने वाले हैं और ये दौरा पहला बड़ा दौरा होगा, जबकि यूके जो है वो यूरोप से अलग हुआ, यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है। उसके बाद ये पहला बड़ा दौरा होगा और कहीं ना कहीं भारत के साथ संबंध और मजबूत करने के लिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि एक बड़ी बैठक करने वाला है यूके G7, जिसके चलते पीएम मोदी भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होंगे। तो उसके लिए जी बिल्कुल। तो शैलेंद्र वांगू बता रहे हैं कि बोरिस जॉनसन का भारत विजिट बेहद महत्वपूर्ण है और जानकारी कि अप्रैल के अंत में वो भारत आएंगे। न्यूज 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच है जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 9वें एपिसोड में हमने 14 साल के तबला वादक तृप्तराज पंड्या और 12 साल के स्केटिंग चैंपियन तिलक केसाम का जलवा देखा। देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे, वाह छोटे उस्ताद वाह। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी, इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है और ये इतनी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है, जहां इन्होंने कितना 145 मीटर्स 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years। पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beated my own record। वाओ। कोई भी चीज अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है, कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।